हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने बलवा मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम लोग आपके एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो चुकी है, जो अगले ही मंथ में एग्ज़ाम। इसी को हम देखते हुए ये अपनी सीरीज नई सीरीज चला जिसको हम रामबाण सीरीज नाम से जानेंगे। यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जो पेपर में पूछा गया, पूछने वाला, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। आज का टॉपिक है हमारा महात्पुर युद्ध पढ़ेंगे। इसे हम पहला युद्ध यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या था, इंडिया और पाक का युद्ध। इंडिया के पाक का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हो गई थी और भारत की विजय हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान भारत के बीच का शिमला समझौता हुआ था। इसी तरह हम देखते हैं ये सेकेंड युद्ध। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हाइडेज स्पीच का युद्ध हुआ था, जिसको 326 ईसा पूर्व में हुआ था। वे सिकंदर और पंजाब के राजा कोसार के बीच हुआ था, जिससे सिकंदर की विजय हुई थी। और इसी तरह हम देखते हैं अगला यहाँ पर सिंध की लड़ाई आ जाती है। यहाँ पर सिंध की लड़ाई होती है, जो 712 ईस्वी में होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सत्ता स्थापित की थी। मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण भारत पर 711 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक असफल आक्रमण था, जिससे हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। मोहम्मद कासिम। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या 4 नंबर दिया है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जीत गए थे, मोहम्मद गौरी की हार थी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फिर इसी हम बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखते हैं 1994, इसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। देख सकते हैं, हो सकता है आगे में। यहाँ पर देखिए, ये तराइन का द्वितीय पढ़ा दिया 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फिर चंदावर का युद्ध 1994 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भी मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद के खिलाफ हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फिर यहाँ रहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और 1526 ईस्वी में जो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, जो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य। ये देखा जाए तो दिल्ली यहाँ पर भारत से ज़्यादा शासन काल रहे हैं। इसका 1526 ईस्वी से मानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी तक। ये बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध था। इससे पहले कई युद्ध गए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो जिसमें मुगल साम्राज्य की सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। ये ऐसा युद्ध था जिसमें बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा था। जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है तोपखाने का इस्तेमाल किया था, जिसमें जिहाद का होता है अर्थ होता है कि धर्म संकट में। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर बाबर द्वारा लड़ाया धीरे धीरे खानवा का युद्ध था, जो 1570 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बाबर और आड़ा सागर के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय हुई। यहाँ पर इसके बाद हम देख सकते हैं बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध घाघरा युद्ध के पहले भी एक युद्ध हुआ था, जो 1528 ईस्वी में हुआ था, जिसे कहते हैं हम चंदेरी का युद्ध। ये बाबर के द्वारा लड़ा गया चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो बाबर और राजपूतों के बीच होता। जो राजपूत थे उसकी तरफ से मेदिनी राजपूतों की तरफ से लड़ रहा था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध में, चारों महत्वपूर्ण युद्ध में बाबर की ही विजय हुई थी। हम देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कई फैक्टर। घाघरा का युद्ध जो है
1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोधी के बीच हुए थे। जो महमूद लोधी है, जो लोधी वंश का राजा था, बाबर था। बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बाबर ने महमूद लोधी के उसमें अफगानों को हराया था। ये घाघरा के युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेनाओं ने जल और थल, ये पहला युद्ध था जो जल और थल ये दोनों में यह युद्ध लड़ा गया था। ये घाघरा था, घाघरा नदी के किनारे था। इसमें जल और थल दोनों में ही लड़ा गया था। इसी तरह हम देखते हैं कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कलिंग की लड़ाई 261 में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध में रक्तपात को देखकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। यहाँ पर अधिक रक्तपात हुआ था, जिसके चलते अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और वह बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। युद्ध से कसम खा ली थी। इसी कलिंग की लड़ाई के चलते ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो रहा, इतना खून खराबा देख लिया उसने कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए वह अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा। अशोक किस वंश का कोई पूछे अशोक किस वंश से संबंधित था, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश के संतान चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा आया था बिम्बिसार, बिम्बिसार का था अशोक। अशोक से महेंद्र था, महेंद्र की एक बहन भी थी जो कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लेके गई थी। इसलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुआ था जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक बार फिर से वीरसासुरी ने हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। इससे पहले 1529 ईस्वी में शेषासुरी और हुमायूं के बीच युद्ध हो चुका था। इसी युद्ध के चलते हुमायूं भारत छोड़ कर भाग गया था। ये शायद 14 वर्ष के बाद में आया था। 14 वर्ष के बाद शायद 52-55 में भारत वापस आया था। इसी तरह हम बाद में फिर ये युद्ध हुआ था हुमायूं, इसमें बहुत इसी युद्ध के चलते हुमायूं भारत छोड़ कर भाग गया था। फिर हुमायूं जब भारत छोड़ कर भाग गया था, फिर हुमायूं की मृत्यु पर पहले कैसे थे, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने पर हो गई थी। किसी विज्ञान एक लेखक का कहना है, हुमायूं ने अब अपने जीवन काल में बहुत सारे संकट झेले, ये हमेशा गिरता फिरता चलता रहा। इसी तरह एक लेखक का कहना था कि जिस तरह के अपने जीवन भर में गिरता फिरता चलता था, ठीक उसी प्रकार इसकी मृत्यु गिरने से ही हो गई थी। देखते हैं आगे का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। फिर तालीकोटा का युद्ध, ये फिर अकबर की विजय थी। अगर पहुँचने मुगल साम्राज्य सीक्वेंस लगाने का बोले तो पहले क्या, अब बाबर से पूछेंगे। बाबर 26 से ये 30 था। ये अकबर हेमू के बीच हुआ था, पर तब अकबर बहुत छोटा था। अब अकबर की तरह से वो क्या कहते हैं, इसके अंदर अकबर हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। फिर इसमें अगर बोले कि अगर बाबर का जो मुगल साम्राज्य था, पहले संस्थापक था बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। उसके बाद आया हेमू था 30 से 54 से 55, फिर 55 से फिर अकबर की सत्ता स्थापित हुई। अगर बोले मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका था, तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा शासक अगर राजा के तौर पर बोले तो अकबर का ही था। अकबर ने बहुत सारे काम किए थे। फिर तालीकोटा का युद्ध, यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की अंत हुआ। अगर पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसमें दो थे, एक हरिहर नाम था, एक हरिहर प्लस एक बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो आदमियों ने की थी। फिर आया हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में, जो अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। जितना हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भी राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर जीत गया था। फिर आएंगे प्लासी का 1757 ईस्वी, जो कि अंग्रेजों
क्लासिकल 1757 ईस्वी में, जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेजी के पीछे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। बाद में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। फिर इसी तरह हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध है वांडी का 1760 ईस्वी में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो हम देखते हैं पानीपत की तृतीय लड़ाई। पानीपत की लड़ाई 1761 ईस्वी में थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार थी। फ्रांसीसी की हार हुई थी। इसमें कर दीजिए इसको। हाँ, मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार थी। टिका मोहम्मद शाह अब्दाली मराठों के बीच हुआ था। इसे अगर हम देख सकते पानीपत का युद्ध की अगर सीक्वेंस तो पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। फिर दूसरा कब हुआ? 1556 ईस्वी में। फिर तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, जो कि पानीपत के दो युद्ध हुए थे, जो कि ये थे मुगल साम्राज्य में। अगर बोले मुगल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था, तो जो कि माना जाता है मुगल साम्राज्य का शासनकाल 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से लेकर बाबर से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक इसको माना जाता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं आगे। फिर देखते हैं बक्सर का युद्ध। हाँ, इसमें बक्सर का युद्ध, हाँ ये बता जो बोल गए थे, तो इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों सिराजुद्दौला मीर जफर, इसमें कई थे वो, सिराजुद्दौला भी थे। कासिम मिर्जा कासिम और शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इसमें जो हम देखते हैं 1764 में, जिसमें अंग्रेजी 17 की नींव पड़ी थी, जो इसके बाद हुआ 1700, जिसमें अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। फिर हम यहाँ पर देख लीजिए, हम कुछ पढ़े यहाँ पर आगे ये आगे काली कोटा की हल्दी घाटी का युद्ध, कन्नौज के युद्ध, बेलगाम का युद्ध हुआ था। इसके बाद ये 4 नंबर का फिर ये प्लासी का 1757 ईस्वी में हुआ था। फिर ये 1761 ईस्वी में हुआ था। अब अक्सर के युद्ध सही है। इसी तरह हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पर हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। फर्स्ट आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध चला था 1767 से 69 तक। 2 से 3 साल चला था युद्ध। बिटवीन ये हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। फिर यहाँ देखते हैं इस सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पर फिर हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुआ, जो कि अनिर्णय छूट दिया गया, जिसमें कि किसी की मृत्यु इसमें समझौता ही हुआ था। इसी तरह हम देखते हैं फिर थर्ड मैसूर आंग्ल, ये 1790 से 92, 1790 से 92, जिसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुई थी। यहाँ संधि थी, इसको टीपू सुल्तान की संधि थी या फिर टीपू सुल्तान की संधि कहा जाता था। इसमें समझौता हुआ था। कुछ समझौते में होता है जब किसी जो अपने को सरेंडर करना चाहता है, नहीं कर सरेंडर करना चाहता, तो इसमें समझौता हो गया। यहाँ पर जिसकी सेना कमज़ोर होती है, अगर जो जीतने वाला तो उसको जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा, इसीलिए समझौता होता है। और इसी में हम देखते हैं आंग्ल का चौथा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 97 से 99 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी, मैसूर की शक्ति का पतन हुआ था। दूसरा मैसूर की शक्ति का पतन हो चुका था। फिर हम देखते हैं चिलियान वाला, यहाँ पर ये देखते हैं चिलियान का युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में सिखों की हार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय। आप पॉइंट आपको ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? शायद 1606 ईस्वी में हुई, शायद कंफर्म। हाँ, देख लेना। हम लोग यहाँ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी भारत में 1606 ईस्वी में थी। भारत और चीन सीमा का युद्ध हुआ था, जो कि देखते हैं भारत और चीन सीमा का युद्ध जो कि हुआ था ये 1992 ईस्वी में हुआ था, जो कि जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर देखिए
जिसमें चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा पर क्षेत्र पर कुछ क्षेत्र पर आक्रमण आकर गए। कुछ दिनों तक यह युद्ध होने के बाद यह एक पक्षीय युद्ध था। विराम की घोषणा कर दी गई। भारत को अपनी सीमा कुछ हिस्सों तक छोड़ना पड़ा था। यहाँ पर इसे हम ये कहते थे, इस युद्ध में ओवरऑल चाइना का ही फायदा हुआ था। यहाँ पर कुछ हिस्सा जो था चाइना ने छोड़ दिया, चाइना ने हड़प लिया था भारत की संपत्ति। यहाँ पर अभी इसे हम पूछ लेते हैं, जैसे भारत और चीना के बीच कौन सी रेखा है। यहाँ जो कि मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। अब आपको पूछ लिया जाए, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा इसे कब खींचा गया था। यहाँ पर तो हम करेंगे 1914 ईस्वी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम ही हुआ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अपने कलिंग की कारगिल की लड़ाई। यह कारगिल की लड़ाई हुई थी। कारगिल की लड़ाई 1999 थी। हम अगर पूरा पूछ लें तो कारगिल दिवस कब मनाया था, 16 जुलाई 1999 को। जहाँ पर ये सबसे बड़ा सरेंडर था पाकिस्तान सेना के द्वारा किया गया, सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से मद्रास समुदायों के दरस और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की घुसपैठी के बीच हुआ था। फिर आएंगे यहाँ पर इंडिया और पाक का युद्ध। इंडिया और पाक का युद्ध, जो कि इंडिया पाक का युद्ध 1931 में लड़ा था। 1931 में। फिर देखते हैं आप लोग इसी जो हम आपको ये युद्ध परमठ पढ़ा रहे हैं, ये लगभग इसी का आएगा। आप लोग देख लेना। आपको कुछ अगर दिक्कत होगी तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, आपको ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें भारत पाकिस्तान के बीच होता, जिसमें पाकिस्तान की हार थी। फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई थी। इस युद्ध के अंदर भारत को स्वतंत्रता मिल गई। फिर आएगा चौसा का युद्ध। फिर चौसा के युद्ध 1539 में। हाँ, इसी युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फिर इसके बाद बेलगाम का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं हार गया। तभी हुमायूं भारत छोड़ के चला गया था। ये यहाँ पर इस भारत छोड़ कर चला गए थे उस समय। फिर ये आया था शायद 54 में, 1554 ईस्वी में आए थे। फिर हम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे हम लोगों को अभी पीछे हम लोगों को पढ़ाया है। देखिए यहाँ पर अब हम देख लिए इंडिया पाक इंडिया पाक के बीच की सीमा को क्या नाम दिया जाता है। पहले रेड क्लिफ। इंडिया और पाक की बीच जो सीमा उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। फिर इंडिया चाइना चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा, जो रेड क्लिफ है सर रेड क्लिफ द्वारा ही खींची गई, जिनके नाम पर है रेड क्लिफ ऐसा रखी गई, मैकमोहन, चाइना की मैकमोहन रेखा। फिर आएंगे पीओके पाक, आएंगे तो कश्मीर भी इंडिया पाकिस्तान की, जो कि अच्छा आपसे अगर पूछ लिए देखते हैं, जो भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, आपको बताएंगे तो यह है 1493 शायद है सबसे ज़्यादा। अगर ये शायद डाटा है, कन्फर्म नहीं है। 1493, 4093 शायद है। ये सबसे ज़्यादा ये तो कन्फर्म है कि बांग्लादेश से लगती है। सबसे ज़्यादा भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम पूछ ले, सबसे कम पूछ ले तो 106 किलोमीटर, जो कि अफगानिस्तान से लगती है। सबसे कम सीमा जो अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। फिर दिलेगा पाकिस्तान से तो ये 33 43 ऐसे कुछ पाकिस्तान से लगती है। आपको ये पूछेगा सीधे सीधे पूछ लगे भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस से लगती है, ये लगती है बांग्लादेश, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के बीच से ऐसे। यहाँ पर हम लोग जो है ये भारत का नक्शा हम यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर ये अफगानिस्तान की सीमा से 6 किलोमीटर रखती है। फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश आएगा। यहाँ पर 7 सिस्टर इधर मिलेंगे आपको। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आएगा जहाँ पर चाइना की सीमा लगती है। यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश की सीमा बोले भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा लगती है, तो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल से लगती है। और बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीनों से घिरा है, तो ये त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीरों से घिरा है। हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह हम देखते हैं भारत भारत के लगभग ये 8 राज्यों से स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा आप पूछ लीजिए सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है। अगर बोले सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो है चाइना। ये 12 सीमा, अंतर्राष्ट्रीय 12 सीमा इसमें लगती है। इस तरह से हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनते हैं। आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए हम लोग रामबाण सीरीज इससे आपको आगे और अच्छे से अच्छा आपको नोट्स और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको ये तैयारी अच्छे से अच्छी मिल सकती है। बस आपको यही करना है, आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के उसका रिवीजन करना है। कन्फर्म है आपका सिलेक्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा आपको। वही तो चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक कमेंट शेयर करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर संपर्क करें। व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जय